व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि आप किस तरीके से, जिन बच्चों को अकाउंट्स में बहुत डर लग रहा है ना कि क्या होने वाला है, पास होंगे या नहीं होंगे, तो इस वीडियो को देखो, तुम्हारा सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। मैं तुम लोग को ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप बहुत आसानी से पासिंग मार्क्स लेके आ सकते हो। हर बच्चा पास होगा, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है कि जो अकाउंट्स में फेल हो जाएगा या उसके मार्क्स बहुत कम रह जाएंगे। तो कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, उनको तुम अगर फॉलो करते हो तो कोई चांस ही नहीं है कि तुम्हारे नंबर कम रह जाएं या तुम फेल हो जाओ। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको डर लग रहा है कि यार फेल हो गए तो क्या होगा, नंबर बहुत कम रह गए तो क्या होगा। ध्यान से देखो, आपके मार्क्स आ जाएंगे। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो चलो यार शुरू करते हैं कि सर अकाउंट्स में पासिंग मार्क्स किस तरीके से आएंगे, कैसे हम बहुत अच्छे तरीके से स्कोर कर सकते हैं अकाउंट्स के एग्जाम में। देखो, आपका अकाउंट्स का एग्जाम है, ठीक है, अकाउंटेंसी एग्जाम। पैटर्न को समझो यार, थोड़ा पैटर्न को समझने की कोशिश करो कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं। ठीक है, 1 मार्कर्स आने वाले हैं आपके पास, 1 मार्कर्स आने वाले हैं, उसके बाद 3 मार्कर्स आने वाले हैं, उसके बाद 4 मार्कर्स आने वाले हैं, उसके बाद 6 मार्कर्स आने वाले हैं। पैटर्न समझना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने एक बार पैटर्न समझ लिया ना, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता पूरे नंबर लाने से। हमें क्या करना है, सबसे पहले सपोज तुमने बहुत कम पढ़ा है, ना के बराबर पढ़ा है, तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, फिर भी तुम लोगों ने कुछ बेसिक्स कहीं ना कहीं मैंने पहले वीडियो में ही बोला था, तुमने पहले छोटे छोटे पीरियोडिक टेस्ट दिए होंगे, हाफ ईयरलीज दिए होंगे, फिर छोटे छोटे टेस्ट दिए होंगे, प्री बोर्ड्स दिए होंगे, अब तुम बोर्ड्स के लिए बैठे हो। इकोनॉमिक्स के एग्जाम के बाद 2-3 दिन ऑलरेडी हो भी चुके हैं, जिससे तुम थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ रहे होगे। तो सर अब क्या कुछ भी नहीं आता, हमें कुछ तो आता है, राइट? तो देखो समझो, तुम्हारे पास एक एक नंबर के सवाल कितने आने हैं, तुम्हारे पास एक एक नंबर के 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं। 20 सवाल ऐसे हैं जो तुम्हारे एक एक नंबर के आने वाले हैं। इन एक एक नंबर के 20 सवाल में से मैं समझता हूं 3 से 4 सवाल तो बहुत ही आसान होंगे, जो तुम्हें बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आते होंगे। 3 से 4 तो आते होंगे, इतना तो कर लोगे। मैं लगा लेता हूं 3 नंबर की, मुझे 20 में से 3 नंबर का आता है। 3 मार्कर्स, 3 मार्क तुम्हारे यहाँ पे, 3 मार्क्स तुम्हारे हो गए कि जो तुम्हें आता था। ठीक है, बचे कितने, इसमें से 3 तुम्हें आते थे, 17 तुम्हें नहीं आते थे। ठीक है, अब मैं तुम्हें ये रेकमेंड करूंगा कि 17 में तुक्के मत मार के आना बेटा, कि किसी का ए लगा दिया, किसी का बी लगा दिया, किसी का सी लगा दिया, किसी का डी लगा दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, गलती हो जाएगी। आपको क्या करना है, आपको सब पे एक ही ऑप्शन लगाना है। तुम एक ही ऑप्शन लगाओ, या बी लगाओ या सी लगाओ। ज्यादातर क्वेश्चंस में बी या सी आंसर्स होते हैं, ए और डी कम होते हैं, या बी होता है या सी होता है। तो आपको वहां दिमाग लगाना है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। आप देखना, लगाना एक ही। अगर तुम्हें लगता है कि बी लगाऊंगा तो सब पे बी लगाना, अगर तुम्हें लगता है सी लगाऊंगा तो सब पे सी लगाना। तो तुमने सपोज करो कि 17 क्वेश्चंस पे सी लगा दिया, सी ऑप्शन लगा दिया। अब आंसर लिख के आना, जब आप लिखोगे ना, सपोज आंसर नंबर 4 सी, उसके बाद 27,000। ये 27,000 कैसे लिखोगे, जो ऑप्शन में गिवन होगा। ठीक है ना, मैंने तुम्हें पहले भी बताया प्रेजेंटेशन टिप्स में, इको में भी बताया था कि ऑप्शन के साथ आंसर जरूर लिख के आना है। ठीक है, अब सपोज तुमने 17 क्वेश्चंस पे सी लगा दिया। ठीक है, 17 में से देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि 5-6 तो ठीक हो जाएंगे, 5-6 तो ठीक हो ही जाएंगे इसमें से। तो सपोज तुम्हारे 6 यहां से ठीक हो गए, 17 में से 6 तो होंगे यार, है ना। 11 चलो गलत हो गए, 6 तो हो गए, कितने नंबर बन गए, 9 नंबर बन गए तुम्हारे यहाँ पे। तो तुमने 9 नंबर तो यहां से कवर कर लिए। ठीक है, अब सर मैं क्या कर सकता हूं, कहां से बड़े बड़े क्वेश्चंस कुछ कर सकता हूं, कुछ बना सकता हूं जो आ जाए। समझो, कंपैरेटिव कॉमन साइज सबसे आसान, कंपैरेटिव कॉमन साइज सबसे आसान है। तुम लोग आज भी अगर उसको लेके बैठोगे ना, 1 से 1.5 घंटे में तुम्हें आ जाएगा कि कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर कंपैरेटिव कॉमन साइज में तो बैलेंस शीट भी याद करना पड़ता है, क्या वो भी याद कर लूं? हाँ कर ले। अगर तेरे को तब भी याद नहीं होता तो कैश फ्लो का बड़ा क्वेश्चन आएगा, उसमें बैलेंस शीट होगा दिया हुआ, बैलेंस शीट ऑलरेडी गिवन होगा। तो अगर आप एक आधी चीजें भूल भी गए तो वहां पे बैलेंस शीट में से मिल जाएगी। कैश फ्लो के क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होता है। तो बैलेंस शीट देखो, तुम्हें बैलेंस शीट और P&L याद कर लेना है। बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L, ये 2 चीजें याद कर लेनी है। सपोज कंपैरेटिव कॉमन साइज 4 नंबर का सवाल आना है,
तुमने बहुत अच्छे से नहीं करा, गड़बड़ कर दी 4 में से, तब भी 2 से 3 नंबर मिल जाएंगे। वैसे तुम्हें पूरे 4 लेने हैं, यहाँ पे गलती नहीं करनी, यहाँ पे कंपैरेटिव कॉमन साइज पे पूरा फोकस करना है कि इस पे नंबर आ जाए। तो मैं मान रहा हूं कि चलो फिर भी तुमने गलती कर दी, 3 नंबर मिल गए तुम्हें कंपैरेटिव कॉमन साइज से। कंपैरेटिव कॉमन साइज से 3 नंबर ले आए। अब समझो कंपैरेटिव कॉमन साइज के बाद ये जो बैलेंस शीट और P&L तुमने याद करा है, इससे बस ये पूछेगा कि कौन सी चीज कहाँ आती है, गुडविल कहाँ आती है, ट्रेडमार्क कहाँ आता है, लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ आता है, इंटरेस्ट कहाँ आता है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कहाँ आता है, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर्स कहाँ आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ आता है। ये तुम्हें ये याद करने हैं, बैलेंस शीट P&L बैठ के याद कर लो। 3 नंबर का सवाल आएगा। सपोज तुमने 2 भी सही कर दिए, वहां पे 2 नंबर आ गए। मैं यहां भी नंबर काट रहा हूं, यहां कटने नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी काट रहा हूं, चलो कोई बात नहीं, काट लो। अब कितने हो गए, 9 और 3 12, 2 14 नंबर हो गए। और अभी तक तुमने कुछ खास पढ़ाई करी नहीं है, कुछ भी खास पढ़ाई करी नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं आता हूं रेशियोज पे। अब देखो बच्चों, रेशियोज में बहुत सारी रेशियोज है, कहां तक याद करोगे, कहां तक याद रख पाओगे। तो बेसिक बेसिक रेशियोज याद कर लो जिनके नाम में ही फॉर्मूला है, जैसे जीपी रेशो, जीपी अपॉन सेल इंटू 100, नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100, करंट रेशो, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, क्विक रेशो, क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। आधी के तो नाम में ही है। इसके बाद डेट इक्विटी रेशो, डेट अपॉन इक्विटी, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, टोटल एसेट्स अपॉन डेट। बेसिक फॉर्मूलाज भी याद कर लो, वहां कुछ भी लिख के आओगे एक आधा नंबर तुम्हें मिल जाएगा फॉर्मूलाज से। तो फॉर्मूलाज याद कर सकते हो, 1 नंबर लगा लूं, 1 नंबर तुम यहां से फॉर्मूलाज याद कर लो, 1 मार्क तुम्हारा यहां आ गया, ठीक है। ये 2 नंबर हमने कहां से लिए, हेडिंग सब हेडिंग से। 1 नंबर हमने लिया रेशो से। अब सुनो, 6 नंबर का कैश फ्लो स्टेटमेंट का बड़ा क्वेश्चन आना है। 6 मार्क का कैश फ्लो स्टेटमेंट का बड़ा क्वेश्चन आना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन, 6 नंबर का, ठीक है। कैश फ्लो की एडजस्टमेंट तुम्हें नहीं आती, कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो, छोड़ दो एडजस्टमेंट को। कैश फ्लो में बेसिक फॉर्मेट याद कर सकते हो कि सबसे ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। इन्वेस्टिंग में छोटी मोटी चीजें कि इन्वेस्टिंग में किस तरीके से चीजें होती हैं। फाइनेंसिंग में देख लो कि शेयर कैपिटल देखना, यार बैलेंस शीट में सबसे पहले ना शेयर कैपिटल दिया होता है। शेयर कैपिटल तुम्हें पता है, या इशू ऑफ शेयर्स आएगा भाई वहां पे, या रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स आएगा। बेसिक तो याद कर लो, उसमें कोई एडजस्टमेंट ही नहीं होती। डिबेंचर में देखो, या इशू ऑफ डिबेंचर होगा या रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर होगा, सही है। रिजर्व्स एंड सरप्लस से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलता है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, बेसिक फॉर्मेट देख जाओ कैश फ्लो का कि पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसके बाद फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। 6 नंबर का है। बेसिक तुम लोग उसके अंदर चीजें भर आए ना, कुछ चीजें तुम उसके अंदर भर आए, तो 6 में से 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। 6 में से कितने मार्क्स, 2 मार्क्स, 2 नंबर तुमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में से ले लिए। छोड़ना नहीं है, फॉर्मेट बना के आना है तुम्हें वहां पे। कैश फ्लो का फॉर्मेट तुम पूरा का पूरा किताब में से याद कर जाओ भाई, एज इट इज फॉर्मेट भी लिखा ना, तब भी 1 नंबर टीचर दे देगा, ठीक है। इतना इस तरीके से कर दो। अब देखो तुम्हारे कितने नंबर हो गए, 9 3 12, 2 14, 15 16 17, 17 मार्क्स हो चुके हैं आपके, ठीक है। अब आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूं और तुम लोग क्या सीख सकते हो और तुम किस तरीके से कर सकते हो। अब समझो मेरी बात को बेटा, शेयर्स की बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन, शेयर्स की बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल दिखाना है, उसके अंदर बेसिक ऑथोराइज्ड कैपिटल एज इट इज गिवन होता है, बस लिखना होता है। इशूड कैपिटल एज इट इज गिवन होता है, बस लिखना होता है। मैंने वीडियो डाला हुआ है, उसको एक बार देख लो। बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार कर लो बच्चों। बैलेंस शीट का फॉर्मेट तुम्हें आ गया ना, 3 या 4 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट का तुम्हें बस फॉर्मेट तुम याद करके जाओ। फॉर्मेट बनाओ, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1 खाली छोड़ दो, नीचे ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड इतना लिख दो। 3 नंबर का है, 1 मिल जाएगा तुम्हें बैलेंस शीट में से बहुत आराम से। 1 मार्क आ गया तुम्हारा शेयर्स की बैलेंस शीट में से, ठीक है। इसके बाद बच्चों रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीख लो भाई। रीवैल्यूएशन अकाउंट तुम्हें कहीं ना कहीं बनाने को पक्का आ रहा होगा, बिल्कुल 100% आ रहा होगा, 100% आ रहा होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि चेंज इन पीएसआर में भी है, एडमिशन में भी है, रिटायरमेंट में भी है, ठीक है। कहीं ना कहीं जरूर आ रहा होगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट में होता क्या है, तुम्हें एक बैलेंस शीट दी होगी, देखो तुम्हें एक बैलेंस शीट दी होगी, इधर सारे एसेट्स होते हैं, इधर सारी लाइबिलिटीज होती हैं, नीचे एडजस्टमेंट दिया होता है। अब सपोज यहाँ पे कोई एसेट 1 लाख का दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है उस एसेट को 1.5 लाख कर दो। कोई एसेट इस तरीके से 2 लाख का दिया हुआ है, नीचे लिखा हुआ है कि उसको 2.5 लाख कर दो। यहाँ पे कोई लाइबिलिटी 50,000 की दी हुई है, नीचे दिया होता है उस लाइबिलिटी को 70,000 कर दो, ऐसे दिया होता है। तो अब देखो तुम्हें रिवैल्यूएशन में क्या करना होता है,
सिंपली रीवैल्यूएशन अकाउंट तुम्हें पता होना चाहिए कि इधर फायदा होता है, इधर नुकसान होता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। सर फायदा कब होगा? जब एसेट बढ़ जाए। एसेट बढ़ा तो फायदा, लाइबिलिटी कम हुई तो भी फायदा। भाई मेरी लाइबिलिटी कम होगी तो फायदा है ना। नुकसान कब होता है? एसेट कम हो जाए या लाइबिलिटी बढ़ जाए। अब देखो जैसे इस एसेट को 1 से 1,50,000 करना है, इतना पढ़ लोगे। ऊपर देखो बैलेंस शीट में कितने का है, नीचे कितने का है। 1 लाख से 1,50,000, 50,000 से बढ़ गया, फायदा हो गया, इधर लिख देना उसको 50,000। ये 2 से 2,50 हो गया, फायदा हो गया, इधर लिख देना। 2 से 2,50 हो गया ना, तो कितना बढ़ा? 50,000 से बढ़ा, इधर लिख देना। ये लाइबिलिटी 50 से 70 हो गई, 50 से 70 हो गई, लाइबिलिटी बढ़ गई, नुकसान हो गया, नुकसान इधर लिख देना। कितनी बढ़ी? 50 से 70, 20,000। तो देखो रीवैल्यूएशन में बस इतना करना है, यहां जो दिया है और यहां जो दिया है दोनों को कंपेयर करो, डिफरेंस यहां पे भर दो, फायदा या नुकसान। समझ गए? रीवैल्यूएशन बेटा तुम बनाए तो तुम्हें मजे से, बहुत मजे से 2 नंबर तुम्हें मिल जाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। 2 नंबर तुम कहीं ना कहीं रीवैल्यूएशन अकाउंट में ले लोगे, ठीक है। उसके बाद समझो डिसोल्यूशन से रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में मेरा प्लीज बच्चों डिसोल्यूशन वाला वीडियो देख लो। रियलाइजेशन अकाउंट में कुछ नहीं करना होता, लाइबिलिटीज एज इट इज सारी की सारी नीचे ले आओ, एसेट्स एज इट इज सारे के सारे नीचे ले आओ। उसके बाद एक तरफ एसेट्स बेचने हैं, एक तरफ लाइबिलिटी का पेमेंट करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा रियलाइजेशन से। अगर तुम्हें रियलाइजेशन अकाउंट तुम फॉर्मेट भी भराए, अगर जर्नल एंट्री भी आती है ना, तो उसकी जर्नल एंट्री भी बहुत आसान होती है बेटा। देखो मैं तुम्हें वो भी बता देता हूँ। जैसे सपोज करो तुम्हारी ये बैलेंस शीट है, इधर सारे एसेट्स दिए हैं, इधर सारी लाइबिलिटीज दी हैं, ठीक है। तुमने ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, तो ये सारे एसेट्स इस तरफ आते हैं, 2 एसेट्स। ये सारी लाइबिलिटीज इस तरफ आती हैं, बाय लाइबिलिटीज। अब सपोज तुम्हें इसकी जर्नल एंट्री भी करनी है, तो क्या एंट्री होगी सर? देखो रियलाइजेशन के डेबिट में एसेट आए तो तुम लिखोगे रियलाइजेशन डेबिट टू एसेट्स, ठीक है। इधर लाइबिलिटी है तो तुम लोग क्या करोगे? क्रेडिट में आया ना, लाइबिलिटी डेबिट टू रियलाइजेशन। हम ये देख रहे हैं कि रियलाइजेशन में कौन सी साइड आ रहा है। रियलाइजेशन की डेबिट में आ रहा है तो रियलाइजेशन डेबिट टू एसेट्स, क्रेडिट में आ रहा है तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो गया, लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन। फिर ये एसेट्स कहाँ बिकते हैं बेटा? इधर बिकते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं बाय बैंक। फिर क्रेडिट में आ गया तो बैंक टू रियलाइजेशन। लाइबिलिटी का पेमेंट किधर होता है? इधर होता है, रियलाइजेशन टू बैंक। बेसिक मेरा अगर तुम डिसोल्यूशन का वीडियो देख लेते हो ना बेटा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तुम बहुत 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 आसानी से डिसोल्यूशन कर लोगे। डिसोल्यूशन एक इजी चैप्टर है, प्लीज उसको देख लो, एफर्ट लगा लो, आज का दिन डिसोल्यूशन पे लगा लो यार, नंबर आने हैं उसके अंदर आसानी से, ठीक है। तो 6 नंबर का ये काम होना है। मैं मान रहा हूं कि तुम डिसोल्यूशन से इतना करके 3 नंबर ले लोगे, 3 मार्क्स तुम डिसोल्यूशन से ले लोगे, ठीक है। अब देखो कितने नंबर हो गए तुम्हारे? 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15, 15 और 2 17, 18, 20, 23 नंबर हो चुके हैं। 23 मार्क्स तुम्हारे ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी तुमने बहुत बेसिक चीजें करी हैं, कुछ ज्यादा काम करा नहीं है, ठीक है। उसके बाद बेटा तुम लोग जब फंडामेंटल खोलोगे तो फंडामेंटल में आप लोग देखोगे कि फंडामेंटल के अंदर कुछ चीज़ें आसान है, ठीक है। और पूरी पार्टनरशिप में जैसे सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला देख लो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला देख लो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, प्लस माइनस करना है, प्लस माइनस करना है। तुम्हें सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड भी दिया होगा, कभी कभी न्यू भी दिया होगा, ओल्ड भी दिया होगा, तो आपको ये फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। जहां हो सके ये फॉर्मूला लगा देना, जहां हो सके अप्लाई कर देना, ठीक है। उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूं एक छोटी सी चीज, रिजर्व्स की बच्चों 2 एंट्रीज हैं बस, रिजर्व्स की बस 2 एंट्रीज हैं बेटा, पूरी पार्टनरशिप में चलती हैं, पूरी पार्टनरशिप में चलती हैं। सर रिजर्व की पूरी पार्टनरशिप में कौन सी 2 एंट्रीज हैं? देखो तुम्हें यहाँ पे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में रिजर्व दिए होते हैं, जनरल रिजर्व, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, P&L का बैलेंस, राइट। तो तुम्हें क्या करना है, इन सभी रिजर्व्स को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सभी रिजर्व्स को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो उसकी एंट्री क्या होती है? देखो पार्टनर को ये पैसा मिलेगा, रिजर्व किसके होते हैं? पार्टनर के होते हैं, उनको मिलेगा, तो एंट्री बनती है रिजर्व्स डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ऐसे ही कोई लॉस है, अगर इधर एसेट में दिया हुआ है कोई लॉस है, इसको नॉर्मली हम P&L का डेबिट बैलेंस बोलते हैं या फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बोलते हैं। ऐसा कुछ दिया हुआ है तो ये नुकसान वाली आइटम्स है।
पार्टनर से पैसा लेना है तो उसकी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L का डेबिट बैलेंस। ठीक है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट आपको करना आना चाहिए। ये सब कौन सी रेशो में होता है? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में होता है। तो रिजर्व्स पूरे पेपर में 6 से 7 नंबर के तो आएंगे। ठीक है, चाहे वो बड़े क्वेश्चन में आए, चाहे वो सिंगल एंट्री की फॉर्म में आए, आने तो हैं रिजर्व्स। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम अगर रिजर्व्स का ट्रीटमेंट सीख लेते हो तो रिजर्व्स के ट्रीटमेंट से बच्चों तुम कहीं ना कहीं अगर तुम्हें रिजर्व्स आ गए, रिजर्व से तुम 2 नंबर बना लोगे, 2 मार्क्स तुम बड़े आसानी से बना सकते हो। ठीक है, पक्का है। अब एक टॉपिक आता है इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। मैंने बेटा ये टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ा है, इस पे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपने कोई एसेट खरीदा या फिर आपने कोई रनिंग बिजनेस खरीदा, उसके बदले में आपने पैसा ना देके शेयर या डिबेंचर दे दिए, तो इसकी बेसिक तीन एंट्री होती हैं। बस तुम्हें 3 एंट्री याद करनी है, तीनों एंट्री लिख के आनी है। पेपर में आ रहा है ये सवाल। ठीक है, तो तुम्हें आना चाहिए कि हमने अगर कोई एसेट खरीदा है या कोई पूरा बिजनेस खरीदा है, उसके बदले में हमने कैसे शेयर देने हैं, कैसे डिबेंचर देने हैं, उसकी 3 एंट्रीज हैं। 3 एंट्रीज प्रैक्टिस कर लो बेटा, 3 से 4 नंबर में ये टॉपिक कंफर्म आएगा। आप एंट्री करके यहाँ पे बड़े मज़े में 3 से 4 नंबर ले सकते हो। मैं 3 मार्क्स यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, 3 नंबर में इसके यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, तो इस तरीके से देखो, कंपैरेटिव कॉमन साइज देख लिया, हेडिंग सब हेडिंग देख लिया, रेशो में फॉर्मूला देख लिया, कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेसिक फॉर्मेट, शेयर्स की बैलेंस शीट देख ली, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आ गया, रियलाइजेशन बनाना आ गया, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट देख लिया आपने, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, ये वाला टॉपिक देख लिया। इसके बाद बच्चों अगर तुम देख सको तो ध्यान रखना कि गुडविल का ट्रीटमेंट मेनली सभी चैप्टर्स में, गुडविल का ट्रीटमेंट, गुडविल का कैलकुलेशन एंड ट्रीटमेंट, गुडविल का कैलकुलेशन एंड ट्रीटमेंट। चलो तुम ज्यादा टेंशन मत लो, तुम गुडविल की मेन एंट्री याद रख लो, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। गुडविल की एक ही एंट्री होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। चेंज इन PSR में भी होती है, रिटायरमेंट में भी होती है। हाँ, एडमिशन में थोड़ी चेंज हो जाती है, लेकिन बहुत सारे केसेस हैं। अगर तुम्हें टाइम मिलता है देख लो, नहीं देखना तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग याद रख लेना। ठीक है, और ये कौन सी रेशो में करोगे आप? सैक्रिफाइसिंग रेशो या फिर गेनिंग रेशो में। ठीक है, ये बेसिक गुडविल की एंट्री है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, गुडविल भी पेपर में कई जगह पे आएगा, 6 से 7 नंबर का आएगा। तो अगर गुडविल में 1 नंबर भी जोड़ लूँ तुम्हारा गुडविल का, तो मैं यहाँ पे 1 मार्क फॉर गुडविल जोड़ रहा हूँ। ठीक है, 1 नंबर तुम आराम से गुडविल का बेसिक से ले सकते हो, गुडविल की एंट्री। ठीक हो गया। अब इसके अलावा बहुत कुछ पेपर में आएगा, जैसे शेयर्स का बड़ा क्वेश्चन है, डिबेंचर्स का बड़ा क्वेश्चन है। सही है, उसके अंदर तुम कुछ ना कुछ तो पढ़ सकते हो। डिबेंचर तैयार कर लो, मैं अभी बोल रहा हूँ डिबेंचर एक छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है। ठीक है, तो मेन फोकस तुम कौन कौन से चैप्टर्स पे कर लो? मेन फोकस तुम कैश फ्लो पे कर लो, बड़ा क्वेश्चन आना है। डिबेंचर्स पे कर लो, बड़ा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, कैश फ्लो हो गया, डिबेंचर्स हो गया, डिसोल्यूशन हो गया। ओके, कंपैरेटिव कॉमन साइज हो गया, कंपैरेटिव कॉमन साइज हो गया, हेडिंग सब हेडिंग याद कर लो, और पार्टनरशिप के बेसिक्स। सर पार्टनरशिप के बेसिक्स मतलब? पार्टनरशिप के बेसिक्स मतलब आपने P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट देख लिया, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देख लिया, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देख लो, करंट अकाउंट का फॉर्मेट देख लो। ठीक है, तो ये बेसिक्स से भी आपके 2 नंबर कहीं ना कहीं आ जाएंगे। बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, अगर तुम्हें इतना भी आता है तो तुम्हारे 2 नंबर यहां से भी आ जाएंगे। अब देखो तुम्हारे कितने नंबर बन गए, बहुत ज्यादा काम नहीं करा हमने। देखो तुम्हारे कितने नंबर बन गए, 9, 3, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 31 मार्क्स हो गए। पास होने के लिए तुम्हें 27-28 नंबर चाहिए होते हैं, पास होने के लिए तुम्हें 27-28 नंबर चाहिए होते हैं बच्चों। तो देखो कितने आसानी से तुम लोग 31 मार्क्स तक पहुंच गए हो। और बाकी भी तो तुम पेपर पूरा सॉल्व करके आओगे। बाकी भी तो तुमने कहीं ना कहीं एडमिशन का बड़ा क्वेश्चन, रिटायरमेंट का बड़ा क्वेश्चन, डेथ ऑफ अ पार्टनर में प्रॉफिट निकालना, कुछ तो सीखा हुआ होगा तुम लोगों ने, है ना। वो सारा का सारा काम
जब तुम पेपर भर के आओगे तो बहुत मजे से 7-8 नंबर तुम्हारे और जुड़ेंगे, 40-45 तक आसानी से पहुंच जाओगे। तो जिन बच्चों को डर लग रहा है ना कि सर पास कैसे होंगे, देखो तुम्हारे सामने टेक्निक है। इतना इतना पार्ट, अभी आज का दिन है, कल का पूरा दिन है, परसों 10:30 बजे पेपर देने जाओगे, इतना इतना तुम करो, नंबर काट काट के भी तुम्हारा इतना आ जाता है। बस एक बात ध्यान रखना, अटेम्प्ट करना है पूरा पेपर, अटेम्प्ट फुल पेपर, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, छोड़ के कुछ नहीं आना। एमसीक्यूज तुम्हें हेल्प करेंगे बहुत ज्यादा। उसके बाद कंपैरेटिव कॉमन साइज, हेडिंग सब हेडिंग, रेशो के बेसिक फॉर्मूलाज, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट, अगर तुम यहाँ पे कुछ ज्यादा भी तुम्हें आता है, तुम कराए तो नंबर बढ़ जाएंगे यहाँ भी, ठीक है ना। शेयर्स की बैलेंस शीट हो गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीख लो, रियलाइजेशन सीख लो, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट देख लो, इशू ऑफ शेयर डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, बेसिक एंट्री है, गुडविल की एंट्री हो गई, बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप हो गई। फिर छोटे छोटे चैप्टर, डिवेंचर प्लीज पूरा देख लेना। डिवेंचर से बच्चों, इशू ऑफ डिवेंचर्स, कंसीडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, 6 एंट्रीज हैं ये, 6 एंट्रीज हैं, इनको मिस मत करना, इनको लर्न कर लेना। 6 एंट्रीज आपको लर्न करनी है, मैंने यहां पे नहीं लिखा है लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डिवेंचर में इशू ऑफ डिवेंचर्स, कंसीडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन आप लोग देख लो, डिसोल्यूशन में बेसिक बेसिक चीजें आप फॉर्मेट्स देख लो, कंपैरेटिव कॉमन साइज बनाई लोगे। दिस इज हाउ आप बहुत आसानी से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो बेटा। ये वीडियो खास तौर पे उन बच्चों के लिए जिन्हें डर लग रहा है, तो मुझे लगता है वो काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे इसको देखने के बाद, और उनको पता चलेगा कि अब हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो लग जाओ, खूब मेहनत करो, बहुत सारी मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, दिन में 5-5, 6-6 वीडियोज़ डेली आ रही है, तो बहुत एफर्ट लगता है, बट तुम लोग लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे लिए कुछ भी, तुम लोग एफर्ट लगाओ। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रहती है कि बच्चा जब पूरे जीवन में याद रखेगा तो उसको रहेगा कि हाँ इस इंडिविजुअल ने, इस इंसान ने हमारे जीवन में कहीं ना कहीं एक रोल निभाया था। तो खूब मेहनत करो और बढ़िया नंबर से पास हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है वो तो पूरा 80 और 80 टारगेट करो ही करो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।